बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 जुलाई पाकिस्तान में बुध की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 228। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज एक ऐसी दिलचस्प खबर से करते हैं जिसके बाद आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि आप हंसें या रोएं। अब पिछले चंद दिन से एक खबर पाकिस्तान के मीडिया में सुन रहे हैं कि मुनाल रेस्टोरेंट का फैसला आईनी अदालत ने कर दिया। मुनाल रेस्टोरेंट है क्या? जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं या वहां गए हैं उनको पता है कि इस्लामाबाद में जहां फैसल मस्जिद है उसके बिल्कुल ऊपर मागला हिल्स में एक ऐसा मकाम है जिसे मुनाल कह देते हैं, और वहां पर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और वहां पर अगर आप बैठे हो तो सामने बिल्कुल इस्लामाबाद ऐसे है जैसे आपके दामन में मीन पूरा इस्लामाबाद नजर आता है। अगर आप ये कहें कि वो इस्लामाबाद की मोस्ट लुक्रेटिव प्रॉपर्टी है तो ये गलत नहीं होगा। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बारे में कहा जाता है कि वो दिलदादा थे शरबत वगैरह पीने के, तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि इस जगह पर अगर शाम में हल्का हल्का तबला बजे और साथ वो बैठकर शरबत या मशरूब पिएं और सामने उन्हें पूरा इस्लामाबाद नजर आए तो मज़ा दुबाला हो जाए। उनकी इस ख्वाहिश पर कहा जाता है कि कामरान लाशारी जो उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने सड़क बनवाई और ऊपर तक ये सारा मामला बनाया। आपको ये पता है कि हमारे मिलिट्री जर्नल्स का दिमाग किसी और चीज़ में चले या ना चले, बिजनेस में बहुत चलता है। इसीलिए मैं हैरान हूं कि ये पूरी तरह इस मामले को संभाल ही क्यों नहीं लेते। मतलब मसला ये है कि इस वक्त हालांकि आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने पूरी तरह पाकिस्तान को संभाला हुआ है, अपना बिजनेस चलता है, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब नहीं बल्कि तकरीबन दिवालिया हो चुका है। ये अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अभी ज़रा ये मुनाल वाली खबर आपके सामने रखें क्योंकि आपने बहुत हंसना है जब आपको ये खबर पता चलनी है। तो अभी हाल ही में जो आईनी अदालत है उसने ये फैसला किया कि जो माजी में जस्टिस लानत मतलब जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदारत में जो फैसला किया था या उनके बेंच ने जो फैसला किया था मुनाल रेस्टोरेंट की जगह को नेशनल पार्क कहने और कहना कि यहां पर इस तरीके से कारोबारी खरीदो फरोख्त या लीज नहीं दी जा सकती, मुनाफा बख्श काम नहीं किया जा सकता, इसलिए उस रेस्टोरेंट को गिरा दिया गया या बंद कर दिया गया। अब आईनी अदालत ने कहा कि नहीं, यह बेहुदा फैसला था, वहां पर यह सब कुछ हो सकता है। अब ये जो काजी लानत साहब का फैसला था ये इससे पहले असल में जस्टिस अतर मिनल्ला की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो चीफ जस्टिस थे ये फैसला उन्होंने उस वक्त दिया था। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी यही था कि यहां पर कारोबार नहीं हो सकता। ऑन टॉप ऑफ दैट जस्टिस लानत का शायद ज़िंदगी में एक ही अच्छा फैसला हो जो काजी फायज ईसा, और वो शायद यही था। उसको भी अब आईनी अदालत ने उठा के फेंक दिया। तो सोचें जो बुरे फैसले थे उनका क्या बनेगा। बहरहाल जो जस्टिस अतर मिनल्ला का भी फैसला यही था कि यहां पर ऐसी कारोबारी सरगर्मियां नहीं हो सकती, और ऊपर काजी लानत साहब ने भी यही फैसला किया। लेकिन अब आईनी अदालत ने कहा कि नहीं, वापस लोअर कोर्ट जाकर यह फैसला करे, मतलब सेशन कोर्ट, कि यहां पर यह एक्टिविटी हो सकती है कि नहीं। अब यहां तक तो स्टोरी है बड़ी बोरिंग। अब आपको इसके अंदर हम शाहरुख की एंट्री देते हैं, मतलब हमारे मिलिट्री जर्नल्स की। हुआ ये कि जब ये सारा मुनाल शुनाल बना दिया गया तो पता चला कि इसका किराया जो है वो हमारे मिलिट्री जर्नल्स लेते हैं। हाँ जी, ये जब मुनाल बन गया रेस्टोरेंट और वो धड़ाधड़ चलना शुरू हो गया, मैंने आपको बताया कि वो शायद इस्लामाबाद की सबसे लुक्रेटिव वो प्रॉपर्टी बन गई। अब उसका मसला ये बना कि वो फैलता फैलता मीन बना तो वो एक रेस्टोरेंट था, वहां पर पता नहीं क्या कुछ बनना शुरू हो गया। जंगलात काटे गए, वो नेशनल पार्क की ज़मीन है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, और वहां पर ऐसे फैलाव हुआ कंक्रीट का और इमारतों का कि मामला अदालत में चला गया। जब मामला अदालत में गया तो अदालत ने कहा कि भाई ये नेशनल पार्क की ज़मीन है, ये जस्टिस अतर मिनल्ला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट आ गए और अब तो वो जबरी बेचारे रिटायर भी कर दिए गए। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने ये मुकदमा सुना। उन्होंने कहा ये नेशनल पार्क में तो पूरी दुनिया में ऐसे इजाज़त नहीं होती, ये आपने कैसे ये सब कुछ बनवा दिया, और फौजी जनरल्स के जो इदारे हैं वो कैसे ले सकते हैं इसका किराया, उनका इसमें क्या लेना देना है। यहां आता है ट्विस्ट, कभी खुशी कभी गम। मिलिट्री जनरल्स एक डॉक्यूमेंट लेकर आए 23 अप्रैल 1910 का। जी हां, जरा गौर से सुननी है सारी बातें, कुर्सी को जोर से पकड़ के बैठना है, आपको लगेगा कोई लतीफा हो रहा है आपके साथ। पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने एक डॉक्यूमेंट पेश किया जो मिलिट्री का RVF डायरेक्टरेट है, ये जो जानवरों वगैरह को पालने, घोड़े शोड़े पालने का जो डिपार्टमेंट है, RVF डायरेक्टरेट ने यह क्लेम किया कि नोटिफिकेशन नंबर 266, नोटिफिकेशन नंबर 266, और यह तारीख है 23 अप्रैल 1910। जी हां, दुरुस्त सुन रहे हैं, 1910, पाकिस्तान 1947 में बना था। 1910 में यहां पर ब्रिटिश किंग थे। पहले तो आपको पता है ना कि जो फौज थी ब्रिटिश की वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1600 से लेके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी
इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ़ौज के तौर पर काम करती रही। 1857 में जंग आज़ादी आपको याद है। उसके बाद फिर बरतानिया ने तंग आकर ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार बंद कर दिया और 1858 से 1858 से बाकायदा हम ब्रिटिश गुलाम हो गए। पहले भी थे, लेकिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चले गए। अब हम उससे ठीक 50 साल तकरीबन या 45 साल के बाद की बात कर रहे हैं, 1910 की। उस वक्त हम क्योंकि बरतानिया के गुलाम थे, उस वक्त के बादशाह जो एम्परर थे किंग एडवर्ड 7 थे, और वो बहरहाल मई में मर गए बेचारे। मेरा ख्याल आखिरी उन्होंने यही हुक्म दिया होगा 1910, 23 अप्रैल वाला। उस वक्त के वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो थे, ये भी नवंबर 1910 तक वाइस रॉय रहे। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल सर ओ मोर क्रे, ये उस वक्त के आर्मी चीफ थे ब्रिटिश मिलिट्री के। आपने खामखा खुश नहीं हो जाना कि ये आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री की बात कर रहे हैं। ये हम ब्रिटिश आर्मी की 1910 में जो आर्मी चीफ थे, जो वाइस रॉय थे, जो बादशाह सलामत थे। अब क्योंकि उन्हीं का हुक्मनामा जो है वो पेश किया है हमारी फ़ौज के जनरल्स ने। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला, ये ज़मीन 1910 23 अप्रैल 1910 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश बादशाह ने, ब्रिटिश वाइसराय ने, ब्रिटिश आर्मी चीफ ने हमें दे दी थी ताकि हम अपने घोड़े और गधे जो हैं उनकी घास वहां पर उगा सकें और उन्हें फीड कर सकें। मतलब ये ज़मीन दे दी कि आप उसमें घोड़े शोड़े फिराएं। नेशनल पार्क वाला काम ही ना। नेशनल पार्क में भी अगर आप घोड़े छोड़े छोड़ दें तो वो तो किसी को एतराज़ नहीं है। तकरीबन इसी काम के लिए उन्होंने दी थी कि आप अपने घोड़े शोड़े चला लें, क्योंकि उस टाइम घोड़े भी चाहिए थे, गधे भी चाहिए थे। अब तो हमारे पास वैसे ही घोड़े गधे बहुत हैं, तो वैसे पालने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल उस वक्त घोड़े और गधे बहुत चाहिए थे फ़ौज के लिए। 1910 में यही चीज़ें इस्तेमाल होती थी। तो ब्रिटिश किंग, ब्रिटिश वाइसराय या जिसका भी दौर चला, उसने वो ज़मीन दी। बाकायदा हमारे जनरल्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो RVF डायरेक्टरेट है, उसने ये नोटिफिकेशन नंबर 266 23 अप्रैल 1910 ये पेश किया कि ये 8602 एकड़ ज़मीन भी ज़रा चेक करें। इस्लामाबाद की ज़मीन से भी ज़्यादा ज़मीन बनती है मेरा ख्याल है। ये 8602 एकर्स, ये ज़मीन उन्होंने कहा कि हमें घास फूस चराने के लिए, मीन जो भी वहाँ पर चारा वगैरह चराने के लिए हमारे गधे और घोड़ों के लिए ये हमें दे दी गई थी, ये ज़मीन हमारी है। उस नोटिफिकेशन का बाकायदा जायज़ा लिया गया और इसके ऊपर ये कहा गया RVF डायरेक्टरेट ने कि इस वजह से, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है, तो ये जो मुनाल वगैरह रेस्टोरेंट है, इनसे हम किराया वसूल कर सकते हैं। ये अब हमारी प्रॉपर्टी है, हमने इजाज़त दी है और हम किराया वसूल कर सकते हैं। उस वक्त जुडिशरी थोड़ी बहुत अंगड़ाइयाँ लेती थी, तो जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि ये बेहुदा बात है। एक तो ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। दूसरी बात ये कि अगर इसको मान भी लिया जाए तो उन्होंने आपको सिर्फ गधे और घोड़े चराने की इजाज़त दी थी, ज़मीन आपकी मलकियत में नहीं दी थी। वो एक किस्म की आपको सिर्फ एक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने को ज़मीन दी थी कि आप वहाँ गधे और घोड़े जो हैं चरा लें या उनका चारा वगैरह वहाँ से हासिल कर लें। ये आपको किसने कह दिया कि ज़मीन आपकी मलकियत है और आप आगे इसको आप लीज़ पे देंगे और किराए इकट्ठे करेंगे और कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, आपको इजाज़त नहीं, ये ज़मीन नेशनल पार्क की है और इसे सिर्फ नेशनल पार्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। ऊपर इन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया काजी लानत की अदालत में। काजी लानत साहब ने भी यही फैसला दिया कि ये ज़मीन नेशनल पार्क की, मेरा ख्याल एक ही अच्छा फैसला ज़िंदगी में दिया होगा, पर उन्होंने ये फैसला दिया कि ये ज़मीन नेशनल पार्क की, इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। अब हमारे चौधरी साहब को क्योंकि ये काबिल कबूल नहीं था, उन्होंने आईनी अदालत बनवाई ही ऐसे गंदे कामों के लिए थी। अब पा अमीन जो है, आपको पता सादिक और अमीन वो हैं या नहीं, लेकिन जस्टिस अमीन साहब से ये फैसला करवा लिया गया कि नीचे बेचारी नातवा सेशन कोर्ट जो है वो ये फैसला करेगी। बेचारी मजबूर रज़िया फंस गई गुंडों में। अब सेशन कोर्ट को ये मरहला दिया गया है कि आप फैसला करें कि ये ज़मीन 1910 23 अप्रैल 1910 के नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ैसला करना है या अभी के मुताबिक फ़ैसला करना है। ज़ाहिर है ये अब 23 अप्रैल 1910 के हिसाब से ये पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को ही मिलेगी और फिर उनके अजीज़ों को, उनके करीबी लोगों को ठेके मिलेंगे ऊपर और माल पानी बनेगा। आपको मैंने कहा था पाकिस्तान के अंदर होने वाला कोई गंद भी उसको फफोलेंगे, उसको टटोलेंगे तो उसके अंदर से कहीं ना कहीं से हमारे जनरल्स ज़रूर निकलेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि इनके वारदात में शामिल हुए बगैर कोई और इतनी बड़ी वारदात कर सके। तो अब आपने सुन लिया कि हमने माशाल्लाह से, वो कहते हैं दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये घोड़े, खच्चर, गधे 1910 23 अप्रैल ब्रिटिश बादशाह और होते होते उन्होंने कहा कि ये तो हमने पुरखों की ज़मीन है हमारी, इस पर हमने ही किराया जो है वो वसूल करना है। अब पता नहीं ये ईस्ट इंडिया वाली ओनरशिप दोबारा से वसूल कर रहे हैं।
ब्रिटिश आर्मी वाली ओनरशिप दोबारा से वसूल कर रहे हैं। बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि हम तब भी गुलाम थे, हम अब भी गुलाम हैं। तो जो बादशाह है हमारे, वो तब भी उस ज़मीन का फैसला करते थे, आज भी फैसला करते हैं। मतलब शर्म तो आपको आनी नहीं है, लेकिन चलें, दिलाने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। अब आप मुझे वादा करके कमेंट्स में बताइए कि आप इस खबर पर हंस रहे हैं या रो रहे हैं। आपको ये सारी खबर मजाक लग रही होगी, लेकिन ये तमाम पाकिस्तान की अदालतों के अंदर ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। मुसद्दका खबर है जो आपके सामने रख रहे हैं। यकीन करें, मुझे भी इस चीज़ का जब ये सुनी थी, खबर पड़ी थी, कि यकीन नहीं हो रहा था कि हम इस कदर भी गिर सकते हैं, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो भी इसी तरह की है। आपको पता है कि फौजी फर्टिलाइज़र सबसे बड़ा बेनिफिशरी है जिसने PIA खरीदी है। अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राणा की खबर है कि PIA जो 10 अरब की बेची गई है, जिसमें पता नहीं 36-38 जहाज थे, क्या कुछ था, उसको सिर्फ और सिर्फ, गौर से सुनना आपने, उसको सिर्फ और सिर्फ PIA की जो प्रॉपर्टी है वो 14 अरब की ट्रांसफर कर दी गई है। 14 अरब मालियत की, जहाज वगैरह छोड़ दें, बाकी राउट्स छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी है PIA की, मुल्क के अंदर बहुत सारी जगहों पर और शायद 1-2 प्रॉपर्टीज बाहर, वो 14 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इस ग्रुप को दे दी है। 10 अरब की एयरलाइन बेची है जिसमें जहाज और सब कुछ है। ऑन टॉप ऑफ दैट 14 अरब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनको दे दी गई हैं। किन को दे दी गई हैं? रल के लुटो। मतलब इसमें 35%, सबसे बड़ा जो शेयर है 34-35%, वो फौजी फर्टिलाइजर का है। तो जर्नैलों ने लंबा हाथ मारा है, PIA को भी अपनी जेब में डाल लिया है। मतलब चलते जाइए, आपको कहीं फिक्र ना हो। मतलब जब आपको पता हो ना कि मार्केट का टाइम कम रह गया, तो आप फिर सौदा बेचते हैं, इकट्ठा करते हैं। मुझे लगता है जर्नैलों को भी अंदाजा हो गया कि टाइम थोड़ा है, लुट लो जो कुछ लुटना है। सो काम जो है वो तेज कर दिया गया। आगे सुन लीजिए, एक तरफ ये लूट मार चल रही है मुनाल की, और दूसरी तरफ सैयद ज़िशान अजीज़ ये खबर देते हैं कि कोयटा में पिछले कई दिनों से लवाहकीन अपने प्यारों की लाशें रखकर एहतजाज कर रहे हैं। इतनी गर्मी है, इस गर्मी के अंदर आपको पता है वहाँ फ्रीज़र तो उनके पास है नहीं, लाशें वो सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। हफ्ते से ज़्यादा हो गया, उन तक ना कोई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री पहुंचा, ना उनका कोई नाम लेवा पहुंचा, ना अर्दली पहुंचा, ना उनसे किसी ने मुज़ाकरात किए, उन्हें वैसे ही छोड़ा। हाँ, ये ज़रूर हुआ है, उनसे चंद मील दूर लाहौर से और इस्लामाबाद से और कराची से और दूसरी जगहों से सहाफ़ियों को ले जाकर उनके ठुमके लगवाए गए हैं, वहाँ म्यूज़िक कॉन्सर्ट करवाया गया है। ये हमारे जर्नैलों की सोच है, ये हमारी अकल है, बाकी फिर अल्लाह ही अल्लाह ते खैर सल्ला। आगे चलिए, आगे बलूचिस्तान से महमूद खान अचकजई, जो इस वक्त पाकिस्तान की असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, वो कहते हैं कि बाजोड़ गदून अमज़ाई में अफ्यूम की काश पर आपने सैकड़ों लोगों को मारा क्योंकि आप इसे गलत समझते थे। अब क्या हो गया, जो गुलिस्तान से लेकर कहां कहां तक हजारों एकड़ पर अफ्यूम काश की गई और आपके हुक्म पर काश की गई है, आप अफ्यूम के इन पैसों से लश्कर बनाकर इसे हमसे लड़वाना चाहते हैं। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स पर कि आपने फ़लाँ इलाके में लोगों को मारा कि अफ्यूम काश्त नहीं करनी, और फिर आपने बहुत सारे इलाकों में खुद से अफ्यूम जो है वो काश करवाई है, क्योंकि उसके पैसे से आप कह रहे हैं कि आपने लश्कर बनाने हैं। ये सिर्फ महमूद खान अचकजई नहीं कह रहे, ये गार्डियन और टेलीग्राफ और ये तमाम मीडिया इससे पहले स्टोरीज कर चुका है कि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में जो अफ्यूम होती थी तालिबान के आने के बाद वो वहाँ बंद हो गई और वो सारी अब बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर काश्त हो रही है। वहाँ से भी लोग इधर आ गए हैं और जाहिर है ये पाकिस्तानी मिलिट्री की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकती, जैसे कि स्मगलिंग ईरान से जो होती है वो पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, ये अफ्यूम की काश भी इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। महमूद खान अचकजई कह रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका, चीन, फ्रांस, बरतानिया सबको बताना चाहते हैं कि आपको ये बखूबी इल्म हो कि हमारी ये हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं बल्कि ज़रो ज़ोर की बदौलत आई है। हमारे वतन के मादनियात के मुताल्लिक जो भी मुआहदे आप इनसे करेंगे हम उसके पाबंद नहीं। वो इन्फॉर्म कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि ये जो आप मुआहदे इनसे कर रहे हैं जर्नैलों के साथ, ये ज़ोर ज़बरदस्ती काबज़ होकर हमारे मुआहदे कर रहे हैं, ये आवाम के वोटों के साथ ये हुकूमत नहीं है। इनके पास मैंडेट नहीं है कि ये हमारी मादनियात बेचें या हमारे दूसरे मुआहदे करें। दुरुस्त बात है, उनकी मैंडेट तो इन्होंने चोरी कर लिया था, छीन लिया था, आवाम के किए हुए फैसलों को रिजेक्ट कर दिया था, अपने फैसले किए थे। अच्छा, अब ये जो लूटमार होती है इसमें एक कानून होता है और वो होता है हिस्सा बकदरे जुस्सा। इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए अगर आप सभी को उनका हिस्सा ना दें तो मामलात ख़राब होते हैं। ये जो क्रिमिनल माफिया होती है इसकी पूरी चेन के अंदर सभी को उनका हिस्सा दिया जाता है।
आपको पता है कि इसमें जुडिशरी जो है उसको भी पूरी तरह से इन्वॉल्व किया गया है, बल्कि तबाह कर दिया गया है जुडिशरी को। उनके मुताल्लिक डॉन ने एक सनसनीखेज खबर शाया की है। डॉन अखबार लिखता है और आरफा नूर साहबा ने उस खबर को शेयर किया है। वो ये लिखते हैं कि जजेस और उनके ख़ानदानों के लिए तकरीबन अब 60 लाख वाली जो कारें हैं, 60 से 80 लाख वाली, वो 2 लाख से 3 लाख रुपए में मुयस्सर हैं। आपको समझ नहीं आई होगी। जजेस जो हैं, और वो किसी तरह के भी जजेस, वो भले एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर हैं, बैंकिंग कोर्ट में हैं, सिविल कोर्ट में हैं, एडिशनल जजेस हैं, सिविल जजेस हैं, मजिस्ट्रेट है, जहां जहां भी जिसके साथ जज लगता है, जो भी अदलिया के नीचे आता है, उनको जो 60 से 80 लाख की गाड़ी हुकूमत ने उन्हें नई खरीद के दी है, उस गाड़ी के लिए उनको ये ऑफर दे दी गई है, महदूद मुद्दत के लिए नहीं बल्कि लंबी मुद्दत के लिए ऑफर दे दी गई है कि आप 2 लाख से 3 लाख रुपए जमा करवाएं और आप ये गाड़ी अपने नाम करवा दें। है ना मज़ेदार बात। तो जो अब 60 लाख 80 लाख की गाड़ी है, उसका 2 से 3 लाख रुपया ये जजेस या इनके ख़ानदान जमा करवाएंगे और गाड़ी हुकूमत से उनकी मलकियत हो जाएगी। ये फैसला किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, क्योंकि ये तमाम गाड़ियां लाहौर हाई कोर्ट की मलकियत थी। कहा जा रहा है कि 2000 से ज़्यादा शायद ये गाड़ियां हैं, कुछ अंदाजे 1000 हैं, लेकिन कुछ अंदाजे हैं कि 2 से 3 हज़ार ऐसी गाड़ियां हैं जिनका ये सौदा हो जाएगा। ज़रा ज़रब तकसीम दीजिए और कितने बिलियन या ट्रिलियंस में ये पैसे बनेंगे, बिलियंस में बनेंगे, उसका ज़रा अंदाज़ा खुद से लगा लीजिए तो आपको पता चल जाए कि मामलात किस तरफ लेकर ये लोग जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने, और वो इसी से है कि हुकूमत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें भी बढ़ाकर वफाकी आइनी अदालत के जजेस की तनख्वाहों के बराबर करने जा रही है। कोई बात रह ना जाए ना पीछे, मतलब सुप्रीम कोर्ट वाले बेचारे अपने आप को डिप्राइव ना फील करें कि उनकी तनख्वाह कम है, तो वो भी ज़्यादा की जा रही। आगे इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की जो तंजीम है, उन्होंने एक आप ये कहिए वार्निंग जारी की है, रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि पाकिस्तान में अदालती करप्शन एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर गई है। मतलब कि अब जो अदालती निज़ाम था वो इंसाफ की बजाय एक माफिया बन गया है। मतलब कि अदालतों के अंदर अब इंसाफ नहीं होता बल्कि करप्शन को एक दर्जा दे दिया गया है, बल्कि आप ये कहिए कि एसओपीज़ का हिस्सा बना दिया गया है, बाकायदा कल्चर बन गया है या बाकायदा एक प्रैक्टिस बन गई है। करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, बाकायदा अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन गया है। इस तंजीम की जो वार्निंग है या उनकी जो रिपोर्ट है, उसके कहने का मतलब ये है। वो कहते हैं कि बदनवानी के खतरात का जायज़ा के इनवान से जो रिपोर्ट जारी की है, उसका खुलासा यह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान के जमहूरी इदारे बिलखसूस अदलिया के ऊपर ये जो सारा कंट्रोल है चौधरी साहब का, इससे अब करप्शन जो है उसका एक मरवजा पिलर बन गया है। तो एक तरफ पूरी दुनिया में ये बता रही है, दूसरी तरफ जजेस की तनख्वाहें और गाड़ियाँ 2-2, 3-3 लाख में चौधरी कहता है ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ताकि आप वो फैसले करें जो हमें चाहिए। आपके सामने अभी मुनाल वाली एग्जाम्पल तो हमने रखी है। अगली खबर, ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर। पीआईए के स्टेशन मैनेजर को यह पैगाम गया है और दूसरी एयरलाइंस को भी ये क्लेम किया जा रहा है कि यही पैगाम गया है कि अब बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी, गौर से आपने ये खबर सुननी है, बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी, ये परसों जो जुमा शुरू हो रहा है, इस दिन से ऑनवर्ड पाकिस्तान में अगर उन्होंने सफ़र करना है तो वो नाइकॉप पर सफ़र नहीं कर सकते। मतलब ऐसे बरतानिया के शहरी जिनके पास बरतानिया की शहरियत है, हैं वो पाकिस्तान से, उनके पास नाइकॉप था, वो दिखाकर पाकिस्तान लैंड कर सकते थे, पाकिस्तान की फ़्लाइट बोर्ड कर सकते थे। नाइकॉप जो है वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ही समझ लीजिए, अंग्रेज़ी ज़ुबान में बना हुआ, जो ये कहता है कि आप बैरून मुल्क मुकीम हैं लेकिन पाकिस्तानी शहरी हैं। वो नाइकॉप दिखाकर आप पाकिस्तान में कभी भी रह सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे। अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी नाइकॉप के ऊपर पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, या तो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लेना पड़ेगा पाकिस्तान से, और या उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो जाके या तो एम्बेसी से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाइए और या फिर वीज़ा लगवाइए अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर। अब सोचिए जिन लोगों ने जुमे की टिकटें ले रखी थी या तमाम ऐसे मामला थे, उन सब का क्या बनेगा। जुमे की नहीं, अगले 15-20 दिन, महीने की, या जिन्होंने ज़रूरी जाना था उनके लिए सोचिए कितना बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। किसी के शादी गमी और कोई मसाइल, क्योंकि अब ये वीज़े लेते हुए और पासपोर्ट बनते हुए तो बहुत ही देर लगेगी। कम से कम वीज़ा लेते हुए भी मेरा ख्याल महीना 15 दिन ज़रूर लग जाएंगे, जिस तरह का इन्होंने एक अफरा तफरी डाल दी है। तो दूसरी तरफ ये मामला हुआ है, ये मुझे लगता है वो जो ग्रूमिंग गैंग वगैरह का मामला है उसी से रिलेटेड कोई ना कोई पेशकदमी है। बहरहाल इस खबर पर नज़र रखेंगे, मज़ीद जो भी इसमें डेवलपमेंट हुई वो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है जो हुई है। आगे चलते हैं, कश्मीर की तरफ ज़रा खबर ले लें। कश्मीर में जो कल का दिन गुजरा और कल की रात गुजरी, उसमें 10 मज़ीद शहादतें हो गई।
जी हाँ, कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च, रावलाकोट शहर सील कर दिया गया और झड़पों में मजीद 10 अफराद की हलाकतें हुई हैं। ये BBC रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया तो रिपोर्ट कर नहीं रहा, ना उन्हें इजाज़त दी जा रही है कि वो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी रिपोर्टिंग करें। इंटरनेशनल मीडिया हमें बता रहा है कि 10 कम अज़ कम जो हैं वो पिछली रात में शहादतें और हलाकतें हुई हैं और कई हफ्तों से जारी ये जो क्रैकडाउन और सब कुछ है, इसमें अभी तक कम अज़ कम जो लाशें मिली हैं, ये ज़हन में रखिएगा, कम अज़ कम जो लाशें मिली हैं वो 28 हलाकतें हो चुकी हैं। बहुत सारी लाशें छुपा ली गई हैं, बहुत सारे लोगों को गायब कर लिया गया है, ये कश्मीरी एक्शन कमेटी का कहना है और उनकी ना लाशें दी जा रही ना उनका नंबर दिया जा रहा है। लेकिन जो नंबर नोन है वो 28 के करीब अभी तक लोगों को मार दिया गया है। हमने पिछले ही व्लॉग में आपको बताया था कि लग रहा है कि एक नया 9 मई करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर के अंदर कत्लो गारत करने की कोशिश की जा रही है। अब देख लीजिए जो खबरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि एक खून का मुकम्मल बाजार वहां पर गर्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बारिश रुक रही है, अब से थोड़ी देर बाद काफिला मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होगा। आज इंशाल्लाह 41 दिन बाद रावलाकोट का मुहासरा हम तोड़ेंगे। मेंबर कोर कमेटी आबद असलम कश्मीरी, ये उन्होंने खिताब किया। बड़ा ग्रुप, बड़ा हजूम उनके साथ था जब वो कह रहे हैं कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे और रावलाकोट का मुहासरा जो है उसको तोड़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस का ये अहलकार रावलाकोट धरने से पकड़ा गया, जो अपनी ज़ुबान से एतराफ़ कर रहा है कि हमें हमारे सीनियर्स ने इंडियन करेंसी नोट देकर धरने में भेजा था ताकि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को इंडियन और रा का एजेंट साबित किया जा सके। कश्मीरियों ने एक हुकूमती अहलकार, मतलब पुलिस का या लॉ इन्फोर्समेंट का अहलकार पकड़ा है जो कहता है, दिखाता है कि मेरे पास ये करेंसी नोट्स हैं, मुझे इसलिए भेजा गया था ये नोट देकर कि मैं इनको गद्दार साबित करूं और कहूं कि इंडियन करेंसी है और इनके पास से निकली है। सुनिए वो अपना एतराफ़ जुर्म क्या करते हैं। मैं तो शाम है, 96 मेरा बैट नंबर है, मैं सामने पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावलाकोट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूं और मैं यहाँ पे इनके पास हूँ। इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पर। सुन लिया आपने। तो ये सूरत हाल है, हमारे वही पुराने हमारी टेक्स्ट बुक चल रही है, वही पुराने भोंडे तरीके हैं। इंडियन करेंसी निकल आई, इंडियन असलहा निकल आया, शेख मुजीबुर रहमान जो है वो गद्दार है, बागी है, फातिमा जना गद्दार हैं, बागी हैं, सभी फैज़ अहमद फैज़ सभी गद्दार और बागी हैं, इमरान खान तक सभी आते आते गद्दार और बागी हैं। सिर्फ हमारे जर्नल्स जो हैं वो गद्दार नहीं हैं। उनको आपके सामने अप्रैल 1910 की जो ज़मीन दी हुई है ब्रिटिश आर्मी ने, वो अभी तक उनके पास चल रही है। वो गद्दार और बागी नहीं है, बाकी हम सब ख़ानदानी गद्दार, बागी और नीच किस्म के लोग हैं। पता नहीं कहाँ इनके ये बेचारे कहाँ फंस गए हैं हमारे साथ। हम लोगों को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर जो है वो है अवामी एक्शन कमेटी का ये जो हो रहा है मुजाहरा, वहाँ पर एक छोटी बच्ची है। बातचीत सुनिएगा, अगली नस्लों तक नफ़रत कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। मेहरबानी हमारे मिलिट्री जर्नल्स की, जिन्होंने दिन रात, वो शबाना है ना, शहबाज शरीफ साहब वाली, वही शबाना रोज़, शबाना इनके पास भी है, शबाना इनकी और उनकी शबाना अब मेरा ख्याल है कि मुश्तरकी है। तो शबाना रोज़ इन्होंने, जर्नलों ने भी मेहनत करके देखिए पाकिस्तान को कहाँ तक पहुँचा दिया। आपने एक गलत फहमी में कभी नहीं रहना। जब आप शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को, इन सब को समझते हैं कि ये कसूरवार हैं, ये हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जब किसी शख्स को कोई कत्ल कर दे, उसके बाद गिद्दें आती हैं, उसका गोश्त नोच कर खाएं, तो गिद्दें भी कसूरवार हैं, लेकिन असल तो कत्ल करने वाला कसूरवार है ना। तो ये वो गिद्दें हैं जो जब जमहूरियत का, मेरिट का, किसी चीज़ का भी कत्ल होगा तो ये जो चंद अशराफिया के घराने हैं ये आकर नोचेंगे उस गिरे हुए शख्स की लाश को या कौम को, जो भी आपने कहना है। लेकिन असल में जो हमारे मिलिट्री जर्नल्स हैं वो इस सारे गंदे काम की जड़ हैं। तो ये बच्ची क्या कह रही है, सुनिए। देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदब करार देती है, और क्योंकि हम 1 महीने से इधर बैठे हैं, हमारा एहतजाज चल रहा है और ये कह रहे हैं दहशतगर्द क्या तालीम मांगते, क्या अपनी क्या मियारी तालीम मांगते, क्या अस्पताल मांगते, दहशतगर्द तो क्लैशिकोफ मांगते, पिस्तौल मांगते, असला बारूद मांगते। मैं ये कहना चाहूंगी कि क्यों पाकिस्तानी मीडिया क्यों बिल्कुल खामोश है ना, उल्टी खंग है, बिल्कुल हमारा नाम ही नहीं ले रही, और जब भी लेती है तो कहते हैं दहशतगर्द है कश्मीर। सुन लिया आपने। छोटे बच्चे हैं, वो आपको क्या पैगाम वहाँ से दे रहे हैं। जाहिर है कुछ ना कुछ पेरेंट्स ने सिखाया भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा। छोटे बच्चे, उन्हें जो ट्रेनिंग दी जा रही वो वही बोल रहे हैं, लेकिन चलें, पेरेंट्स सिखा भी रहे हैं लेकिन बच्चे सीख तो रहे हैं ना। ये मामला अगली नस्ल तक जा रहा है। मेरी समझ से बाहर है कि हमारे चौधरी साहब को फिर भी अकल क्यों नहीं आ रही। अच्छा जी, सुहेल रशीद रिपोर्ट करते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं ये भी। सुहेल रशीद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 1 माह के वाक़यात पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का एक कमीशन बनाने की तजवीज़ है। आज़ाद कश्मीर
कश्मीर में ज़ाहिर है उनकी अपनी हुकूमत है, वो तजवीज़ क्या है, वो चेयरमैन है, उनके वज़ीर आज़म को इसका नोटिफिकेशन कर देना चाहिए था। लेकिन बेचारे वो भी जर्नैलों को तजवीज़ दे रहे हैं कि बस करें, आपने हमें भी गंदा किया है, मज़ीद गंदा ना करें। बहरहाल बताया ये जा रहा है